देखना। अब देखो उष्मा इंजन के बारे में हम लोग देखते हैं आज। हेडिंग डालो चलो, उष्मा इंजन। इंजन, एन ई रहता है शायद मेरे ख्याल से, ENGINE। हाँ ठीक है। इंजन कोष्टक ऐसे वाला। मेरा आदत हो गया है कोष्टक, एक कोष्टक कैसे मारता हूँ फिर लास्ट वाला कोष्टक कैसे मार देता हूँ। जिंदगी खत्म हो जाता है मेरा। हाँ तो इच्छा लेडीज हम लोग कब कह रहे हैं। तो इच्छा। जरूरत है उसको इस बार। एक बड़ा वाला डोज का जरूरत है उसको। जाऊंगा। देखो इसमें क्या होता है, तीन तीन साइलेंट कर चल फोन। किसका फोन है, साइलेंट करो। 2-3 बार बज चुका है उसी के लिए। मैं बोलता हूँ साइलेंट रखा करो तुम लोग। 1-2 बार का समझ आता है ना, रोज तुम लोग साइलेंट नहीं रखे रहते फोन को, ला रहे हो ठीक है, साइलेंट रखो उसको। इधर पटक हाँ का करो बाजी था। फोन ला, भले ही आने नहीं दो। ओए एक ठा पूछा हो। हाँ। हम्म। हाँ? हम्म। पूरा है वो। हाँ, सब पूरा उष्मा इंजन का है ये। हाँ पूरा उष्मा इंजन का है वो, कार्यकारी पदार्थ का नहीं है। यहाँ पर लिखती है ना तो उष्मा स्रोत, और यहाँ पर उष्मा कुंड लिखती है, उष्मा सिंक लिखती है, और यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ, तीनों का है पूरा वो उष्मा इंजन का उसका स्ट्रक्चर है ये, कहने का मतलब है ना। अब देखो होता क्या है, इसमें 3 स्टेप है, 4 स्टेप में कंप्लीट है, 3 इसका वर्णन करेंगे हम लोग। उष्मा स्रोत, कार्यकारी पदार्थ, उष्मा सिंक या उष्मा कुंड कहते हैं इसी को, है ना, सिंक या कुंड भी कहते हैं। और एक होता है हम लोग का इसका फिर वर्किंग मेथड, है ना, कार्यविधि कैसा कैसा है। पहला हम लोग देखेंगे उष्मा स्रोत T1। ये होता है हम लोग का क्या, उष्मा स्रोत। उष्मा स्रोत होता है ये T1। ये अत्यधिक उच्च ताप वाला होता है ना। जैसे सूर्य देवता है हमारे, सूर्य भगवान जिस स्रोत को लेकर रखे हैं, जिससे तुम कितना भी प्रकाश ले लो, कितना भी प्रकाश देता है, तब भी उसके पास प्रकाश खत्म होता है क्या, नहीं होता। वैसे ही ये हम लोग का एक मान के चलते हैं कि एक उष्मा स्रोत T1 है, जिससे हम लोग कितनी भी उष्मा ले लें, है ना, इसके मान में कोई कमी नहीं आएगा। इसकी उष्माधारिता कैसी होती है, अनंत होती है। अनंत होती है मतलब कितनी भी उष्मा ले लो, इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का उष्मा स्रोत T1। एक होता है हम लोग का कार्यकारी पदार्थ, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले इसको देख लो, ये होता है उष्मा कुंड या उष्मा सिंक। उष्मा सिंक कह देते हैं या इसी को उष्मा क्या कह देते हैं, कुंड। इसका ताप होता है कितना, T2। और ये कैसा होता है, इसकी भी उष्माधारिता क्या होती है, अनंत होती है। अब एक चीज समझना, उष्मा स्रोत दूसरा हम लोग देख ले हैं उष्मा कुंड। उष्मा कुंड या उष्मा सिंक कहते हैं इसी को, है ना। इसका ताप हम लोग का क्या होता है, T2। दोनों की उष्माधारिता अनंत है। कहने का मतलब यहां से कितना भी तुम लोग उष्मा दे दो इसको, यहां से कितना भी ले लो, क्योंकि स्रोत है ना, मेन सोर्स का काम कर रहा है, इससे कितना भी तुम लोग ले लो हीट, है ना, उष्मा कितना भी ले लो, इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड है उष्मा सिंक या उष्मा कुंड, जैसे हवन कुंड होता है ना, वैसे ही उष्मा कुंड है, इसको कितना भी तुम लोग उष्मा दे दो, ये सबको ग्रहण कर लेगा। इसकी भी उष्माधारिता क्या है, अनंत है। और हम लोग को पता है जब किसी भी वस्तु की उष्माधारिता अनंत हो जाए तो तुम चाहो तो उससे कितना भी ले लो, चाहो तो उसको कितना भी दे दो, उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लगभग लगभग हम लोग वायुमंडल को मानते हैं कि इसका उष्माधारिता अनंत है ना। क्योंकि ऐसे मान लो आग यहां पर जला रहे हो तो पूरा गांव गर्म थोड़ी हो जाएगा, है ना। वहां पर थोड़ा बहुत हल्का, तुमको ही हल्का गर्मी लगेगा, है ना, जहां पर आग जल रहा है वहां पूरा गांव तो गर्म नहीं होगा। वैसा रहता तो एक छोटा सा माचिस यहां मारता पूरा गांव जलता, है ना, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो हम लोग लगभग लगभग मान के चलते हैं कि वायुमंडल की उष्माधारिता क्या होती है, अनंत होती है। ठीक, तो वैसे ही ये है इसकी उष्मा सिंह की उष्माधारिता, और इन दोनों की उष्माधारिता दोनों अनंत है। मतलब इससे स्रोत से कितना भी तुम लोग हीट को ले लो, इसके ताप में कोई भी
फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको तुम लोग कितना भी दे दो, है ना, इसके ताप में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बीच में आता है हम लोग का क्या, कार्यकारी पदार्थ। नाम से ही है कार्यकारी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो क्या करे, कार्य करे। और कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम लोग का क्या होता है, भाप, पेट्रोल, डीजल, ये सब होता है ईंधन के रूप में, है ना। इस कार्यकारी पदार्थ का काम क्या होता है, या ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, जो यहां से ऊष्मा अवशोषित करता है, कुछ कार्य करेगा, और शेष जो ऊष्मा बचेगा वो किसको दे देगा, ऊष्मा सिंक या ऊष्मा कुंड को दे देगा। इसका बस वही काम होता है। ये उच्च स्रोत से ऊष्मा लेगा, जितना इसको जरूरत है उतना, डब्ल्यू कार्य करेगा, जो बचा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फिर इसको वापस कर देगा, है ना। इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा सिंक या ऊष्मा कुंड को। ठीक, भाप, पेट्रोल इत्यादि ये सब कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। ठोस क्यों, क्योंकि ठोस का भी उपयोग करते हैं ना। अब तुम लोग ये मत कहना कि सर डीजल, पेट्रोल यही सब है हम लोग का ईंधन, बहुत सारा ईंधन और दुनिया भर का हम लोग का ये आता है, हम लोग का धातु, है ना, जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ईंधन प्राप्त करते हैं, छोटा छोटा, जो रॉकेट स्पेस इसरो वाले यूज करते हैं, इसरो, नासा वाले, जब अपना स्पेसशिप भेजते हैं ना वहाँ। अब वहाँ डीजल चला के स्पेसशिप थोड़ी भेजेंगे, मर जाएंगे उन लोग तो। उधर पेट्रोल वेट्रोल का सेंटर थोड़ी है कहीं पर, पेट्रोल पंप वहाँ भरवा ली नहीं है ना उधर पेट्रोल पंप। हाँ, कि तुम लोग खोल के थोड़ी रखे हो चांद पे पेट्रोल, मारी तो डीजल भरी 100 के तो वहां पर ईंधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कोई भी धातु होता है ना, उस धातु को हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसीलिए वो ठोस भी हो सकता है। ठीक, तो कार्यकारी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है ना, कुछ भी ले सकते हो तुम लोग। ठीक, समझ गए। तीसरा होता है हम लोग का क्या, कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ अब लिखना कैसे है ये बता रहा हूं, पहले तो चित्र बना लेना, या बीच में बनाओगे तब भी चल जाएगा। पेपर में शुरू में बना देना इस चित्र को, है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम लोग चालू करेंगे तो स्टार्टिंग से ही चालू करते हैं, तो स्टार्टिंग में चित्र बना देना। बीच में बनाओगे तब भी कोई गलत नहीं है, मान लो बनाते भूल गए तुम लोग, है ना, सीधा उतार लिया, बीच में चित्र बना लिया, तब भी चल जाता है ना। तो या तो इन तीनों के बाद इस चित्र को बना देना। ठीक, उसके बाद कार्यविधि, लेकिन कार्यविधि के पहले रखना, क्योंकि इसको देख के तुम कार्यविधि करोगे, कार्यविधि करके इसको नहीं बनाओगे, है ना, तो उसको पहले रखना। ठीक, तो क्या क्या लिखोगे, तो पहले में लिखोगे ऊष्मा स्रोत, इसमें लिखोगे यह उच्च ऊष्मा का भंडार होता है T1, है ना, जिसकी ऊष्मा धारिता क्या होती है, अनंत होती है, इसका ताप T1 होता है। दूसरा में लिखोगे ऊष्मा कुंड, यह सिंक, यह इसका ताप क्या होता है, T2 होता है, इसमें कितना भी ऊष्मा दे दो ये ग्रहण कर लेता है, और इसकी भी ऊष्मा धारिता कितनी होती है, अनंत होती है ना, इससे कितनी भी ऊष्मा दे दो इसको, इसके मान में या इसके ताप में कोई भी कहना चाहिए अंतर नहीं पड़ता, नहीं बदलता, है ना। तीसरा होता है कार्यकारी पदार्थ, यह ठोस, द्रव, गैस के रूप में होता है। इसका कार्य क्या होता है, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता है, डब्ल्यू कार्य करता है, और शेष ऊष्मा को किसको दे देता है, ऊष्मा सिंक या ऊष्मा कुंड को दे सकता है। भाप और पेट्रोल, डीजल ये सब किस में आते हैं, कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, अब रही बात हम लोग का वर्किंग मेथड का, इसके बाद हम लोग आएंगे क्या, कार्यविधि। अब समझो, पहले तो क्या होगा, कार्यविधि में कार्यकारी पदार्थ आएगा। कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेगा। मान लो ये ऊष्मा स्रोत से क्या ऊष्मा ले लेता है, Q1 ऊष्मा लेता है। अब देखो तीर का निशान दिखा रहा हूं, यह ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है। Q1 ऊष्मा लेने के बाद ये क्या करता है, W कार्य करता है। अब कुछ ना कुछ कार्य करेगा, है ना, W कार्य करता है। कार्य करने के बाद शेष जो ऊष्मा बचता है वो किसको दे देता है, Q2 को दे देता है, ऊष्मा सिंक को दे देता है। Q2 ऊष्मा मान लो दे दिया। ठीक, वो क्या किया, Q1 ऊष्मा लिया, W कार्य किया, और Q2 ऊष्मा किसको दे दिया, सिंक को दे दिया, है ना। तो कार्य कितना का किया ये कैसे पता चलेगा, तो जितना था और जितना वापिस किया है, जो बचा वही उसका कार्य के बराबर है। तो पूरे ज्यादा में से क्या को घटाओगे, कम को घटाओगे, तो कार्य जो हम लोग का निकलेगा Q1 माइनस कितना निकलेगा, मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 कैलोरी ऊष्मा लिया है ना, और इसको दे दिया वो 40 कैलोरी ऊष्मा। कैलोरी ऐसे थोड़ी लिखाता है, CL लिखाता है
है ना। मान लो 100 कैलोरी वो उष्मा ले लिया यहां से, क्योंकि उष्मा की मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है। 100 कैलोरी उष्मा ले लिया वो, और उसके बाद इसको दे दिया उष्मा सिंक या कुंड को 40 कैलोरी, है ना। अब हमको ये देखना है कि वो कार्य कितना किया, तो कैसे पता चलेगा, इसी 100 में 40 को घटाओगे तो हम लोग का कितना आएगा, 60 कैलोरी। मतलब 60 कैलोरी के बराबर वो क्या किया है, वर्क किया है। तो इसलिए बड़े से छोटा घटाओगे, इसलिए Q1 माइनस क्या कर दिया, Q2। तो ये हम लोग का W का फार्मूला मिल जाएगा कि कार्यकारी पदार्थ के कार्य करने का सूत्र क्या है। तो ये है, अगर तुमको पता चल गया कि कोई कार्यकारी पदार्थ उष्मा स्रोत से कितना उष्मा लिया है, और तुमको ये पता चला गया कि बचा खुचा जो उष्मा है वो इसको कितना दिया है, तो तुम कितना कार्य किया है उसको आराम से निकाल सकते हो। समझ गए। अब होता क्या है वर्किंग मेथड में, इसको नहीं दिखाया होगा तो दिखा देना तुम लोग, है ना, बाद में। उसके बाद होता क्या है, कार्य विधि में इसका कैसा कैसा होता है, देखो। हर चक्र में, प्रत्येक चक्र में, अब प्रत्येक चक्र क्यों हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कार्यकारी पदार्थ कार्य करने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या आ रहा है, वापिस आ रहा है, तभी वो बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा है। बार बार किसी चीज को तुम रिपीट कब करते हो, जब कोई चीज करने के बाद तुम फिर वापिस उसी प्रोसेस में आ जाओ। मतलब साइकिलिंग टाइप का हो रहा है, एक पूरा चक्र बन रहा है कि एक कोई भी तुम कार्य कर रहे हो और उसके बाद फिर वहीं पर आ जा रहे हो। हमारा जिंदगी भी तो वही है ना, साइकिलिंग प्रोसेस। कैसा है, सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह फिर वही दिनचर्या, फिर वही रूटीन, फिर सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, जा रहे हैं जहां जाना है वहां, है ना, सुबह सुबह बंद कमरे में, है ना। उसके बाद फिर जो भी अपना प्रोसेस है, फिर खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद काम पे जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर तो ये सब क्या है, रिसाइकलिंग है, सब प्रोसेस चल रहा है हम लोग का चक्रीय प्रक्रम। वैसा ही ये है, प्रत्येक चक्र बोला मतलब ये भी वही है, सीधा अपना कार्य करने के बाद अपना प्रारंभिक अवस्था में क्या हो गए, वापिस आएगा। तो सिस्टम वही हम लोग का इसमें कार्यकारी पदार्थ का, कि प्रत्येक चक्र में क्या करता है, उष्मा स्रोत T1 से उष्मा Q1 लेता है, Q1 लेने के बाद ये W कार्य करता है, और W कार्य करने के बाद जो बच गया, सबको तो कर नहीं कर सकता, है ना। तो क्योंकि हम लोग पहले से देखे हैं, क्या देखे हैं, कार्य को उष्मा में बदल सकते हैं 100%, लेकिन उष्मा को 100% कार्य में नहीं बदल सकते, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, वही बचेगा, वो किसको देगा, उष्मा सिंक को देगा। तो ये Q1 उष्मा ले लेगा, सबको तो कार्य नहीं कर सकता, जितना करेगा उतना करेगा, बाकी जो बचा वो किसको दे देगा, उष्मा सिंक या उष्मा कुंड को। और ये उच्च ताप ये क्या है हम लोग का, ग्रहण करने वाला है ना, जितना भी दे दो ये सबको स्टोर कर लेगा अपने पास, तो जितना भी दे दो ये ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसकी उष्मा धारिता क्या है, अनंत है। उसके बाद जब ये W कार्य करने के बाद Q2 उष्मा इसको दे देता है, तो देने के बाद ये कार्यकारी पदार्थ फिर कैसे हो जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गया, क्योंकि कार्य किया है तो अपने लिए तो नहीं किया है, वो दूसरे के लिए किया है। तो ये क्या किया, उष्मा स्रोत T1 से Q1 उष्मा लिया, W कार्य किया, जो बचा वो इसको दे दिया। अब ये W कार्य कर लिया तो कार्यकारी पदार्थ फिर कैसा हो गया, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। अब चूंकि प्रत्येक चक्र में कार्यकारी पदार्थ का गुण नहीं बदलता, कार्यकारी पदार्थ जो है वही है, उसका गुण नहीं बदलेगा, है ना। जैसे मान लो तुम लोग डीजल डाल दिए हो मस्त, 1 किलोमीटर गाड़ी चला, उसके बाद दूसरा किलोमीटर चलना है, या ऐसा समझो एक राउंड हम लोग का रोड है, रोड में एक गाड़ी रख दिया, गाड़ी डीजल वाला है, चालू डीजल डाल के चालू कर दिया, गाड़ी एक चक्र मार के यहाँ आया, तो अब वो डीजल पेट्रोल वाला हो जाएगा क्या, वो डीजल डीजल ही रहेगा। तो वैसी है, प्रत्येक चक्र में कार्यकारी पदार्थ का गुण नहीं बदलता, और गुण नहीं बदलने के कारण क्या होता है, यह जो है प्रत्येक चक्र में क्या करता है, अपना पुनरावृत्ति करता है। फिर क्या करेगा, कार्यकारी पदार्थ वर्क करने के बाद इसको देगा, फिर ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, फिर ये उष्मा स्रोत से Q1 उष्मा लेगा, W कार्य करेगा, शेष जो बचा वो उष्मा सिंक को दे देगा, फिर यह शांत हो गया, फिर यह प्रारंभिक अवस्था में। तो यही चक्र बार बार क्या करते हैं हम लोग, पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराते हैं, समझो। अगर पुनरावृत्ति शब्द हार्ड लगे, ये पुनरावृत्ति शब्द हार्ड लगे तो दोहराना लिख सकते हो, ठीक। यही चक्र बार बार पुनरावृत्ति होती है, या यही चक्र को बार बार दोहराते हैं, ठीक। तो यह चक्र को बार बार दोहराते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग का अधिक से अधिक ऊष्मा को क्या करते हैं, कार्य में बदलते हैं। देखो अब एक शब्द है इसमें, अधिक से अधिक ऊष्मा को कार्य में बदलते हैं। हम लोग इस चक्र को कितना भी दोहरा ले, लेकिन पूरा ऊष्मा को हम लोग पूरा कार्य में नहीं बदल सकते, हम लोग अधिक से अधिक ऊष्मा को ही कार्य में बदल सकते हैं। इसलिए बुक में भी वैसे दिया है कि हम लोग ऊष्मा को क्या करते हैं, कार्य में बदलते हैं। ज्यादा बार बार दोहराओगे तो अधिक से अधिक ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से ऊष्मा को तुम लोग कार्य में नहीं बदल सकते, ठीक। यही है हम लोग का इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस, ठीक। और दक्षता को भी इसी में बता दूं मैं, इसको ये वाला बनाए हो क्या, बना डाले ना, हाँ। अब इसका दक्षता देख लो, हेडिंग डालो, चलो उष्मा इंजन की दक्षता, मैं इधर बता दे रहा हूं।
है ना। दक्षता मतलब होता है क्षमता, एफिशिएंसी, है ना। अब ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है? प्रत्येक चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किए गए कार्य और अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा इंजन की दक्षता। अगर दक्षता तुमको चाहिए तो तुम कैसे निकालोगे? तुम कितना खाना खाए और कितना कार्य किए, उस दोनों को अनुपात कर दो तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं कितना काम किया हूं, है ना। है क्या? हाँ वही तो है भाई। मान लो तुम लोग 1 किलो के बराबर खाना खाए हो, जो भी खाना खाए हो, है ना। मान लो 1 प्लेट खाना खाए हो बड़ा थाली में, 1 थाली खाना खाए हो, और मान लो 1 से 1.5 घंटा काम किए, तो उसको अनुपात कर लो एक ठो बैलेंस बना के कि हाँ इतना इतना मैं खाया हूं तो इतना, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि तुम कितना खाना में कितना काम कर सकते हो, है ना। तो वो बस यही है कि किया गया कार्य, प्रत्येक चक्र में किए गए कार्य और अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, इन दोनों के अनुपात को ही ऊष्मा इंजन की क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। ठीक, तो चलो लिखते जाओ। प्रत्येक चक्र में, बोलते जा रहा हूं, प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा किए गए कार्य किए गए कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को, ये वाला, अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को मात्रा को कर दियो क्या? मात्रा के करो, मात्रा के अनुपात को, अनुपात लिखाना भूल गया था, अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। ठीक, दक्षता कहते हैं पूर्ण विराम। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ये वाला एन और एन का पूछी को लमा दो, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब समझो, चलो उसी माना लिख लो फिर बताता हूं। माना कार्यकारी पदार्थ द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखना, माना कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्रोत से, ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेकर के, Q1 ऊष्मा लेकर, Q1 ऊष्मा लेकर W कार्य करता है तथा Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है। सिंक को दे देता है, तब तब देखो, दक्षता n बराबर किए गए कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, तो ईटा का ईटा रहेगा, किया गया कार्य, कौन सा कार्य कर रहे हैं हम लोग का? W कार्य। अवशोषित ऊष्मा कितना लिया? कार्यकारी पदार्थ यहां से Q1 ऊष्मा लिया, तो W बटे कितना हो जाएगा? Q1। अब ईटा बराबर W का मान क्या है? Q1 माइनस Q2, तो यहां पर रखोगे Q1 माइनस Q2 बटे कितना करोगे? Q1। अब अलग अलग कर दो, ईटा बराबर Q1 बटे Q1 माइनस Q2 बटे कितना हो जाएगा? Q1 होगा। अलग अलग कर दिया दोनों को, Q1 Q1 कट गया, तो ईटा बराबर कितना आया? 1 माइनस Q2 बटे कितना आ गया? Q1, इतना आया। अब इसी में देखो कंडीशन, यदि Q2 का मान हम लोग 0 कर दें यहीं से,
है ना। यही मतलब यहां तक दिख रहा है ना उसमें, नहीं दिखेगा। हाँ लिख लेना, यही उष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र है। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, ये दक्षता का क्या है, सूत्र है। तुम लोग पूरा लिखना, यही उष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र है। अब देखो, यदि यहीं पर मैं Q2 का मान 0 मान लूं, Q2 का मान क्या मान ले, 0 मान ले। क्यों 0 मान रहे हैं, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि एग्जांपल कि यदि ये पूरा का पूरा कार्य कर रहा है, जो उष्मा ले रहा है पूरा का पूरा कार्य कर रहा है और इसको दे ही नहीं रहा है, तो दे नहीं रहा है तो Q2 का मान क्या कर ले, 0 मान ले। तो ईटा बराबर कितना हो जाएगा, 1, या इसी क्या कह सकते हैं 100%। अर्थात उष्मा इंजन की दक्षता कितना होगा, 100%, पूरा 100%, जो कि संभव नहीं है क्योंकि उष्मा को हम लोग पूरी तरीके से कार्य में नहीं बदल सकते। ठीक, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि उष्मा इंजन की दक्षता सदैव 1 से क्या होती है, कम होती है ना। ईटा बराबर 1 या 100%, चूंकि उष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता, अतः उष्मा इंजन की दक्षता सदैव 1 से कम होती है। उष्मा इंजन की दक्षता सदैव 1 से क्या होती है, कम होती है। यहां पर पे कर लेना। और चाहो तो तुम लोग समझने के लिए और कर लेना, यहां तक दिख रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं यहां पर। भाप इंजन जो चलाते हो, है ना, भाप इंजन, उसकी दक्षता 12 से 16% होती है ना। और उसके बाद अगर पेट्रोल इंजन का बात करें तो उसकी दक्षता 26% तक होती है। और अगर बात करें डीजल इंजन की तो इसकी दक्षता कितनी होती है, 40% के लगभग होती है। ये चलो नोट करो इसको।